हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज मैं आपको कराऊंगी इंग्लिश टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे 20, उनके आंसर की बेसिकली आपको बताऊंगी क्या क्या आंसर्स हैं। और एक आंसर की जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन देखना है कि किसका आंसर क्यों है कोई, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां खोलना डिस्क्रिप्शन को और वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद फेसबुक का भी एक ग्रुप बनाया है मैंने, ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि आपकी कुछ क्वेरीज हो, आपको कुछ पोस्ट करना हो किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। और प्लस आप लोग जो है मतलब मैं भी उस पर रिप्लाई कर सकती हूँ, या मैं भी कोई पोस्ट ऐसे डाल सकती हूँ, कुछ आपसे पूछना है तो आप एक्चुअली यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। टेलीग्राम पर क्या होता है ना कि सिर्फ मैं डाल सकती हूँ मैसेजेस, आप नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। और अगर मैं अलाउ कर दूंगी तो बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो ऊपर चला जाता है, चैट इतनी आ जाती है। तो बेसिकली टेलीग्राम तो PDF वगैरह के लिए है, आपके लिए क्विज के लिए है, इन सब के लिए रहने दीजिए। फेसबुक पर आप जो है अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और दूसरी चीज, ये टेस्ट सीरीज जो है मैंने अभी स्टार्ट की है, तो आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो सिर्फ इंग्लिश की स्टार्ट की है, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट करने की पूरी सोच रही हूँ कि 20-20 क्वेश्चन करके जो जितने नंबर का जो चीज आती है उनकी एक अलग से टेस्ट सीरीज बनाती रहूँ, ठीक है। हफ्ते में एक आपको मिल जाए, बेसिकली ये मेरा टारगेट है। बस मोटिव ये है गाइस कि आप लोग मेहनत करें, अच्छी तैयारी रहे आपकी। और ठीक है, जब तक हम अपने आप को टेस्ट नहीं करते हैं ना, जब हम पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं और अपनी आपकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है, तो हमें थोड़ा सा पता नहीं चलता कि कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ हमें ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, कौन सा सेक्शन हमारा वीक है या कौन सा पार्ट में हम ज्यादा कमजोर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि पेपर कहाँ से बनना है, ऑब्वियसली पैटर्न पता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रही हूँ, ठीक है। ये मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है हम कभी नहीं पढ़ सकते, ओके। तो चलिए, तो ये चीज हमें करनी है कंटिन्यू। टेस्ट सीरीज है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको भी सोल्व करने में, 10-15 मिनट का काम है अगर आप सोचते भी हैं तो, ठीक है। तो एक आंसर की मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। और ये वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, ओके। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ से ही पॉज करके वीडियो और फिर सोल्व कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कंटेंट अलग है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम था कि दोनों में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। अब वो अकॉर्डिंगली भरने हैं। द प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर, ठीक है। तो जो प्योन था उसने बहुत ही आदरपूर्वक पूछा कि वो वहां पर जा सकता है, ठीक है। देखिए, संभावना व्यक्त करने के लिए हम जो है मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन जो होता है वो एबिलिटी के लिए होता है, तो ये तो कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी शो नहीं कर रहा है। उस पर देखिए किसी और पर डिपेंड, वो पूछ रहा है ना किसी से, मे भी अपने बॉस से पूछ रहा है, किसी से भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे संभावना है। तो संभावना के लिए जो है हम या तो मे का यूज करेंगे या हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो विल भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया और कैन भी आपका कैंसिल हो गया। कैन बेसिकली एबिलिटी शो करने के लिए हो सकता है, आप कितना क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शन, मे और माइट। अब देखिए, मे जो होता है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तब हम यूज करते हैं, और माइट जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी होती है तब हम यूज करते हैं। जब भी जैसे कि जब हम बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं ना किसी चीज को, हम संभावना के बारे में व्यक्त करते हैं, तो भी हमारा माइट ही यूज होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब प्यून पूछ रहा है, अब पता नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा संभावनाएं नहीं, यहाँ पे संभावनाएं कम है कि परमिशन मिलेगी नहीं। अगर डायरेक्ट होता ना कि इट मे रेन टुडे, ठीक है, से द प्यून मे गो देयर, ठीक है, अगर ऐसे होता डायरेक्ट तो आप यहाँ पर मे का यूज कर सकते थे। लेकिन क्या है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है किसी और पर, ठीक है, तो संभावना थोड़ी सी कम है। तो जब कम संभावना होती है तो हम किसका यूज करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, ओके। बस इतना सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और इसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो आपको केयरफुली जो है सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होगी, तो मेरे से भी हो सकती है गलती, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अब काफी रिवीजन और काफी प्रैक्टिस की है इन चीजों पर, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आंसर आपको सही करा रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आंसर की जो है मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, उस टाइप के एग्जाम्स मैंने उठाए हैं, वो भले ही आपका SSC हो, KVS हो, DSS भी हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास, मतलब सेट्स हैं पूरे, तो उनमें से मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ और आपको करा रही हूँ, ओके।
तो द प्यून रिस्पेक्टिवली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब यहाँ पे इफ आ गया ना, क्योंकि देखिए ये आपका पैसिव फॉर्म में, सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और डायरेक्ट फॉर्म में पूछा गया होगा जो भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी संभावनाएं कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे माइट का। तो जो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बता सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स है, ऑब्वियसली इन तीनों में से आंसर आएगा। नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इजी सेंटेंस है। अब देखिए बेस्ट, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आपका थर्ड डिग्री है ये, और जब भी थर्ड कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, तो आपको हमेशा दी का प्रयोग करना होता है, ठीक है। द बेस्ट हो गया, ठीक, द सिंपलेस्ट हो गया, ठीक है, बिगेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर आप कुछ भी कहिए, हाईएस्ट हो गया, तो इन सब के आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है? दी का, या फिर दा भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही बोलचाल में बोले जाते हैं कुछ भी। देखिए अभी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज है कि बोली कुछ जाती है, फिर समझी कुछ जाती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, स्पेलिंग अलग होती है, तो दी बोल लीजिए या दा बोल लीजिए, दोनों ही चलन में है, ठीक है। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो यहाँ पर डी जो होगा या फिर दा बोल सकते हैं, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर। सिमिलर यानी कि आपको यहाँ पर यूज करना है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम कह सकते हैं, फिर सिमिलर वर्ड कह सकते हैं, सेम मीनिंग हो जिसका, या फिर हिंदी में हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, वन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड हमारे सामने क्या है? क्वैश। सो क्वैश का मतलब बताना है सेम क्या होगा, तो प्लेज, ट्राई, रिजेक्ट और जॉय, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। प्लेज का मतलब तो आपको पता है प्रतिज्ञा हो गई, ट्राई मतलब आप जब कोशिश करते हैं, जॉय मतलब खुशी हो गया, तो क्वैश का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, तो इसका मतलब होगा रिजेक्ट, ओके। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने वैसे अंडरलाइन किया था, कई जो क्वेश्चंस में आपको अंडरलाइन नहीं मिलता है, तो ध्यान से पढ़ना कि ऑपोजिट पूछा है कि सिमिलर पूछा है, तो यहाँ पे ऑपोजिट बताना है, या फिर एंटोनिम्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो बताना है इंसोलेंट का। देखिए इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ, एकदम अड़ियल, जिद्दी, जो माने ही ना बिल्कुल भी कोई बात, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट। होता है ना, बच्चे भी जिद्दी हो जाते हैं, कई बार हम भी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, तो इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ। तो इनमें से कौन सा आपका होगा, ठीक है। देखो इमोलिएंट का मतलब होता है जो मतलब कि शांत करे किसी चीज को, पैसिफाई करे, किसी चीज को कम करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमोलिएंट। लेजी आपको पता ही है, आलसी, और एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा, और कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। तो देखिए एक तो है जिद्दी, तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा इसका ऑपोजिट होगा। जिद्दी हो गया, ढीठ हो गया, जो बिल्कुल बात ना माने, और एक है आपका विनम्र, ठीक है, जो आपकी बात माने, जो बहुत ही शांत है, मतलब आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, और एक ऐसे जो जिद्दी, इंडोलेंट, ढीठ है, जो बिल्कुल बदतमीजी से बात करता है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इंसोलेंट का एंटोनिम है ये, ठीक है, सिनोनिम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको डायरेक्शंस दी गई हैं, 5th और 6th जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है आपको, ठीक है। यू डू कम हेयर, ओ गॉड आंसर बता दिया, ओ कोई बात नहीं, यू डू कम हेयर एवरी डे, ठीक है। तुम यहाँ डेली आओ, मतलब प्रतिदिन आओ तुम, ठीक है। यहाँ पर डू का प्रयोग जो है वो जोर देने के लिए किया जाता है, जब आप किसी बात पर स्पेशली जोर देते हैं करने के लिए, तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये यू एवरीडे है, तो इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला टेंस यूज होगा, क्योंकि एवरीडे आ गई, एवरीडे वाली चीजें आती है ना, जब प्रतिदिन कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आंसर डी, कम। यू डू कम हियर एवरी डे, तुम जरूर आओ, मतलब डेली आओ तुम यहाँ पर, ठीक है, जोर दिया जा रहा है उस चीज पर, ठीक है। तो खैर इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस आपको टेंस पहचान में आना चाहिए, ओके। अगर आप देखिए इसमें लगाएंगे डू, यू डू आर कमिंग हेयर एवरी डे, आप पता है कि सेंटेंस ही सही नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर देखो यू डू हैव कम हेयर एवरी डे, आप बताओ खुद सेंटेंस आपको सही नहीं लग रहा होगा, ठीक है। हैव और हैज का जब प्रयोग हो जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो उसका एक तरह से आप हिंदी चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, मतलब हम ये बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस को, तो ऐसे ही सीखती थी मैं हमेशा, ठीक है। कोई चीज कर दी है आपने, ठीक है, या फिर कोई काम आप कर चुके हैं, तो हम हैव कम का मतलब हैव प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। केम यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहा है, और हैव बीन कम भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रूल होता ही नहीं है टेंसेस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कम। नेक्स्ट है साइंस डैश अस मेनी न्यू इन्वेंशन, ठीक है।
अब ऑब्वियसली गिव है यहाँ पर, वर्ब की फॉर्म जो है मेन वर्ब है वो हमारी गिव है, तो इसका मतलब है कि साइंस ने हमें बहुत नई इन्वेंशंस दी हैं, ठीक है, तो दी जा चुकी है ना, तो इस बारे में बात हुआ है। तो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था आपको कि कोई चीज आपने कर दी है या कर चुके हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हैज या हैव लगा दो, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइंस गिव आएगा नहीं क्योंकि साइंस है, अगर सिंपल प्रेजेंट आना भी होता तो यहाँ पर एस लगा होता क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद हैज गिवन अस और हैव गिवन अस। अब देखिए साइंस के बारे में बात हो रही है, एक साइंस एज अ फील्ड की बात हो रही है, तो वो एक ही फील्ड है ना, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज गिवन, ठीक है। साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। हैव नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पर साइंस, और हैज बीन गेव तो कुछ होता ही नहीं है। अगर हैज बीन था तो या तो आपको गिविंग मिलता या फिर आपको गिवन मिलता, ठीक है, तो वो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन पार्ट मे हैव एन एरर, ठीक है, एक किसी भी पार्ट में गलती है, चूज द वन विच हैज द एरर, तो आपको वो चुनना है जिसमें एरर है, ठीक है। सो इसको देखते हैं पहले, दोनों क्वेश्चन ही सेम है। इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट विल टर्न टू वेपर, नो एरर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि नो एरर, अगर एरर है ही नहीं तो आपको ये लगाना है, और अगर एरर है तो किस में एरर है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। इफ वी विल हीट ड्राई आइस, ठीक है, अगर हम ड्राई आइस को हीट करेंगे तो इट विल टर्न टू वेपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ठीक है, हो जाएगी, यानी कि आपको ये पहचानना है कि फ्यूचर में कौन सा बोला जाएगा। देखिए जब भी फ्यूचर टेंस यूज होता है और एक साइड इस टाइप का सेंटेंस आता है, ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये होता है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के टेंस में क्या होता है कि रूल ये है कि एक वाक्य में तो आपका लगेगा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक में आपका सिंपल फ्यूचर यूज होगा, ठीक है। तो अब आपको पहचाना है किसमें सिंपल फ्यूचर यूज होना है और किसमें आपका प्रेजेंट होना है। देखिए इफ वी विल हीट ड्राई आइस, अगर हम ड्राई आइस को हीट करेंगे तो इट विल टर्न टू वेपर, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं तो, ठीक है, इफ वी विल दो बार दोनों जगह पर यूज नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, दोनों टाइम पे ये फ्यूचर टेंस यूज नहीं हो सकता है इस टाइप के सेंटेंसेस में, तो आप यहां से हटा दीजिए इसको, ठीक है। इफ वी हीट ड्राई आइस, अगर हम ड्राई आइस को हीट करते हैं तो इट विल टर्न टू वेपर, तो ये वेपर में बदल जाएगी, ठीक है। सही करेक्ट ऑर्डर जो है इसका ये होगा, ओके। तो यहां से विल हट जाएगा, तो इसमें आपका एरर है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ वी हीट ड्राई आइस, अगर हम ड्राई आइस को हीट करते हैं तो इट विल टर्न टू वेपर, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये इसका कॉज है और ये इसका इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये कॉज है, ये कारण है, तो इस कारण से ये इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जब भी कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है तो आपको पहला जो है वो सिंपल प्रेजेंट पे लिखना है और दूसरा आपको सिंपल फ्यूचर में लिखना है, अंडरस्टूड। और ये वी है, फर्स्ट वी के साथ कैसी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर के साथ लगता है। अगर ही शी वगैरह होता ना तो तब हम लगा देते वर्ब के पीछे, यानी कि हीट के पीछे हीट्स कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वी आपका प्लूरल है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें एरर ढूंढनी है। आवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ठीक है। देखिए हमारा इस फियर्स का मतलब क्या होता है, भयंकर, बहुत ही भयानक टाइप का, ठीक है। तो आवर डॉग मे लुक फियर्स, हमारा डॉग जो है आपको भले ही मतलब भयंकर लग रहा होगा, बट ये हार्म नहीं करेगा किसी भी फ्लाई को, ठीक है। हर्ट ए फ्लाई, किसी को भी हार्म नहीं करेगा। इट वुडंट हर्ट ए फ्लाई, ठीक है, तो ये हार्म नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, एरर है यहाँ पर, क्योंकि ये डॉग है, ठीक है, कुत्ता है, तो इसके लिए ये एक एनिमल है, तो इसके लिए हमें यूज करना है इट, ठीक है, दैट यूज नहीं होगा। जब भी कोई एनिमल आ गया तो आप उसके लिए हमेशा इट यूज करेंगे, ठीक है, दे ही शी भी यूज नहीं करेंगे, वो हम फिक्शन स्टोरीज में करते हैं, लेकिन एक्चुअल में रूल जो है ग्रामर में यही होता है कि आवर डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बस दैट को चेंज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर इट लगा देना है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम्स या फ्रेजेस दी गई हैं आपको, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने।
ये बोल्ड में है, तो ऑब्वियसली इनका आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। ठीक है, देखिए इडियम्स जो होती है ना, हिंदी में मुहावरों का फिर भी हम अर्थ समझ पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मतलब निकालना, क्योंकि जो मतलब निकलता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, मतलब फ्लावर्स और इस टाइप की चीजों का प्रयोग होता है कि हमें लगता है कि उनसे रिलेटेड है, लेकिन वो उनसे रिलेटेड होता नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, रट्टे मारने हैं इसके, सच बता रही हूँ, सिर्फ रट्टे मारो। ठीक है, कुछ इडियम समझ में आ जाती है क्या बोलते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आ पाती है समझ में। मैं जब प्रैक्टिस करती थी या फिर जब मैं इडियम्स को पढ़ती थी तो कम से कम 5-6 बार रिवाइज करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ भाई इस इडियम का इस तरह से मतलब निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर तुक्के भी अच्छे खासे लग जाते थे। ठीक है, तो आप भी रटिए। मैं रटने का एक तरीका ये 4-5 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास ईडियम्स के नोट्स है ना, अगर आपके पास ईडियम का पूरा सेट है, उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ईडियम्स बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगी लर्न। अब देखिए पहली इडियम देखते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स। सो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ, द डॉग का तो छोड़िए, फसल का एग्जाम्पल लेती हूँ। द वीट इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, जो गेहूं है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, मतलब तेजी से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है टू निप इन द बर्ड। देखिए निप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत आराम से समझ में आना चाहिए आपको। बर्ड क्या होती है, कली। ठीक है, और निप का मतलब होता है पिंच कर देना, चुभा देना, मतलब आप कली की फॉर्म में ही है उसको ही चुभा रहे हैं। जब कली जो है किसी फूल के खिलने की स्टार्टिंग होती है, जब कली बनती है फिर फूल बनता है, तो शुरुआत है ना ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही रोक देना किसी चीज को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टू निप इन द बर्ड। ठीक है, याद रखना, निप मतलब चुभा दिया है, आपने मतलब दबोच लिया है जो इस किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आपने कली को स्टार्टिंग में दबोच लिया, खराब कर दिया, तो एक तरह से उससे क्या होगा कि आपने उसको स्टार्टिंग में ही रोक दिया बढ़ने से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। टू स्टील फ्रॉम, टू प्लग द फ्लावर्स, टू ट्रिम द फ्लावर्स, इस टाइप के होते ही नहीं है कभी। ठीक है, याद रखना हमेशा। जैसे बर्ड है ना यहाँ पे, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बर्ड है तो भाई फ्लावर बनेगा, तो इनमें से कुछ होगा, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, आपको इसका मतलब निकालना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। यहाँ पर आपको कोई भी सेंटेंस और वर्ड मिल सकता है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है, एक सेंटेंस की फॉर्म में आपको एक चीज दी गई है और उसका एक एग्जैक्ट आपको मीनिंग बताना होता है एक वर्ड में। ठीक है, द थिंग नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, जो ऐसी चीज जो अभी यूज में है ही नहीं, ठीक है, वो जा चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीधा साधा मैं आपको बता देती हूँ, ऑब्सोलेट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब जो चीज अब ट्रेंड में नहीं है, जैसे पहले किसी चीज का फैशन था, अब वो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो आजकल यूज में या प्रयोग में नहीं है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं ऑब्सोलेट। ठीक है, चीज हो सकती है, इंसान हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, वैसे थिंग ही होती है, चीजें ही होती हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑब्सेशन विद बुक्स। किसी भी चीज का जब ऑब्सेशन होता है ना, तो उसके लिए आप मेनिया टर्म यूज होती है। ये वर्ड के रूट वर्ड है, ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेनिया है, एब्लूटोमेनिया होता है, किसी को बहुत हाथ साफ करने का, बार बार साफ करने का होता है तो एब्लूटोमेनिया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सनक होती है, एक तरह से सनक सवार हो जाती है ना किसी चीज को, तो उसके लिए मेनिया वर्ड यूज करते हैं। तो फोबिया तो हट गया और ग्राफी भी हट गया। फोबिया का मतलब होता है जब किसी चीज से डर होता है। ठीक है, और ग्राफी तो मतलब आप लिख रहे हैं कुछ उस चीज से रिलेटेड है। तो बचे ईगोमेनिया और बिब्लियोमेनिया। तो खैर मैंने यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही कॉमन डाला था आपके लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं बिब्लियोग्राफी में और बिब्लियोमेनिया में। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बिब्लियोमेनिया। जब आपको बुक्स का बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, सनक सवार हो जाती है कि दिन रात बुक्स चाहिए, बस आपको इतना नहीं बनना है भाई। ठीक है, इतना किताबी कीड़ा नहीं बनना है हमें। देखिए नेक्स्ट है चूज अ वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो इनमें से चारों में से एक ही स्पेलिंग ठीक है, इन चारों में से भी और इन चारों में से भी, तो हमें वो बताना है। ठीक है, तो सीधे सीधे बता देती हूँ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, स्टोइकली। ठीक है, स्टोइकली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट इमोशंस, जब आप में बिल्कुल भावना ही ना हो किसी के प्रति। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइकली। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी आपको याद रखना है, स्पेलिंग है STOICALLY। ओके, नेक्स्ट है डिसीव। ये बहुत ही आसान वर्ड है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में हमेशा मिस्टेक होती है। ये भी आप पहचान जाएंगे कि नहीं है, ये भी आप पहचान जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बिलीव है, ठीक है, रिसीव है, तो ये सारे वर्ड्स आप देख लेना। ठीक है, तो डिसीव की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी इसका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, बस ये ई और आई का डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है DECEIVE, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं आपको बेसिकली। यहाँ पर फिर से हमारे सामने आर्टिकल्स है। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी अचीव सक्सेस। तो एक यूनाइटेड स्ट्रगल से हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, यूनाइटेड स्ट्रगल्स मतलब जब आप मिलजुल कर स्ट्रगल संघर्ष करते हैं तभी आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इन तो आएगा नहीं। ठीक है, एन भी नहीं आएगा क्योंकि यूनाइटेड है, य से स्टार्ट हो रहा है और यह आपका स्वर नहीं है, तो जहां पर स्वर की साउंड नहीं आ रही है स्टार्टिंग में वहां पर हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बचे ए और द। ठीक है, तो बाय द यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करना है किसी चीज को। ठीक है, एक मतलब यहाँ पे ये है कि एक मिले जुले संघर्ष के द्वारा हमें सक्सेस मिलती है, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है भाई, स्ट्रगल करोगे जब आप सक्सेस मिलेगी आपको, तो कुछ ही लोग होंगे ना, जैसे कि आप किसी चीज के लिए कुछ आपका गोल है कि आपको ये करना है तो आपको स्ट्रगल करना है। जैसे कहते हैं ना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट आया था, RTI आया था, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके लिए भी हमने स्ट्रगल किया है, तो ये एक चीज हो गई ना, इसके लिए एक स्ट्रगल कर ली हमने, तो इसलिए यहाँ पे आएगा बाय अ यूनाइटेड स्ट्रगल वी अचीव सक्सेस। तो एक यूनाइटेड यानी कि मिले जुले संघर्ष से ही हमें सक्सेस मिलती है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए, मतलब सॉरी ए इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका फ्रेजल वर्ब्स आ गई है। ठीक है, जैसे होता है ना गेट ऑन, गेट विद, गेट एट, तो इस टाइप से यूज करना है आपको। तो ये ऑफ सिर्फ प्रपोजिशंस नहीं है, फ्रेजल वर्ब्स हैं एक तरह की। ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। तो गेट ऑफ आएगा, गेट विद आएगा, गेट ऑन आएगा कि गेट एट आएगा। ठीक है, देखिए हमारी ड्यूटी है सच तक पहुंचना, तो जब भी कहीं तक पहुंचने के लिए कोई चीज होती है तो उसके साथ होता है यूज गेट एट का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गेट ऑफ तो नहीं होता, गेट ओ डबल एफ ऑफ होता है। ठीक है, और गेट विद मतलब जब किसी के साथ साथ मिलकर चलते हैं उसकी बात हो गई। ठीक है, और गेट ऑन होता है मिलकर करना एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, कि ट्रूथ तक पहुंचने की बात हो रही है, तो इसके लिए यूज होता है हमेशा गेट एट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव फॉर्म में, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको बेसिकली। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव के रूल्स आप लर्न कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीएस के लिए भी और डीएसएसबी के लिए भी। सो वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो इसका सही बताना है। आपको पता है कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वी है, ये हमारी वर्ब हो गई, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉम मिल्क या बटर। फ्रॉम मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, गड़बड़ मत करना। हम वी मेक बटर, हम क्या बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं। बटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो इतना तो श्योर है कि बटर पहले आएगा, तो ये फ्रॉम मिल्क तो काट ही दो। ठीक है, अब देखिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या करना होता है, इज एम आर, ये आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, प्लस में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो अब देखिए बटर है, बटर के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ठीक है, तो इज भी सब में है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो मेक हटा दो, बिंग भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर किससे बनाया जाता है, मिल्क से, किसके द्वारा, बाय अस। वी है तो वी किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन टैग है। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपको पता है ना, यू विल कम। जब क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आपने कहा तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे, इस टाइप से होता है ये क्वेश्चन जब हम करते हैं। ठीक है, देखो ये ठीक लग रहा है ना, नहीं लग रहा, इस टाइप से जब हम बोलते हैं ना तो ये क्वेश्चन टैग्स का यूज होता है। यू विल कम, तो विल कम के लिए, विल के लिए जब आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो विल जो है कन्वर्ट हो जाता है वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विल नॉट में नहीं होता है, याद रखना। जब ये इधर का सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इधर आपको नेगेटिव बनाना है, इधर का अगर नेगेटिव है तो उधर आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो यू विल कम है तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस है, तो यहाँ पर ब्लैंक में आपका नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यू विल कम वॉन्ट यू, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंट यूज नहीं होगा क्योंकि विल है यहाँ पर, डू भी नहीं यूज होगा, ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है विल यू, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये बोलते ना कि यू वॉन्ट कम, क्या तुम नहीं आ रहे हो या नहीं आते हो, तो इसमें आता आपका विल यू, क्या आओगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे विल कम है तो यहाँ पर आएगा वॉन्ट यू। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्वेश्चन टैग्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सीख जाएंगे आप धीरे धीरे क्वेश्चन सीरीज के थ्रू। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हमें चूज करनी है गिवन सेंटेंस के लिए। ये मैंने अभी आपको फिलहाल क्योंकि फर्स्ट सीरीज से थोड़े से इजी क्वेश्चन ही दिए हैं, मुश्किल नहीं दिए हैं। ओके,
शी सेड टू द गर्ल, उसने लड़की को कहा, डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया है। डिड है, ठीक है, तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का पहला वाला सब टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट बोल दीजिए या फिर सिंपल पास्ट बोल लीजिए, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, आपको पता है कि सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क्ड में आपको चीजें कन्वर्ट कर लेनी होती है। ओके, तो शी आस्क्ड, तो शी आस्क्ड तो सब में है, मतलब ठीक है। अब शी आस्क्ड के बाद क्या आएगा, द गर्ल आएगा, तो द गर्ल भी सब में है, तो यहाँ तक तो सारा ठीक है। उसके बाद देखते हैं आस्क्ड जब आता है तो हमेशा आपको इफ में कन्वर्ट करना होता है आस्क्ड के बाद, ठीक है। शी आस्क्ड द गर्ल इफ, की यदि। अब इफ आता है जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो और इफ को करो, ऐसे नहीं करेंगे शी आस्क्ड इफ द गर्ल, ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले आप इस चीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा, कोमास हटा के आप इफ लगाएंगे, ये कोमा हो गया और ये आपका इन्वर्टेड कोमा हो गया, इसको हटा के इफ लगाना है, ठीक है, इफ। अब देखिए डिड यू डू दिस, शी, अब इसने किससे पूछा है, शी सेड टू द गर्ल, गर्ल से पूछा है ना, तो गर्ल से पूछा है तो ये यू किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए यूज हो रहा है, तो डिड आप पहले यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको इस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं, किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो है द गर्ल के लिए यूज हुआ है ना यू, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, आप ही यूज नहीं करेंगे। ओके, इफ शी, अगर उसने ये किया है, ठीक है। तो देखिए जब आपका सिंपल पास्ट होता है, जो सिंपल पास्ट होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो आपका हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देख लीजिए डिड तो आएगा नहीं, कभी भी याद रखना कि ये डिड डायरेक्ट डिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपका सिंपल पास्ट है ये आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड आ जाएगा। अब डिड की जो है थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू डिड और डन होती है, तो ये आपका डन आ जाएगा, और दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पर इन्होंने डिड का यूज कर दिया है, ठीक है, उसके बाद दैट का यूज किया है। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने दिस का यूज किया है और प्लस डिड का यूज किया है। यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट में बना दिया है इसको, जबकि ये पास्ट में है, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा ना, प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल सीक्वेंस। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं कि आपको एक पूरे सेंटेंस का एक सीक्वेंस दे देंगे उल्टा सीधा, आपको उसको सीधा करेक्ट करके लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए इसमें द कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो स्टार्टिंग किससे होगी, इन द सेम सीरीज नहीं होगी, बहुत आसान था ये, वन वाटर दे स्टैंड, यहाँ से भी नहीं होगी। आपको थोड़ी सी सेंस तो हो ही होगी अगर आप इंग्लिश को थोड़ा सा भी जानते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, पहले आएगा एस, द कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है, जो प्रभाव और उनके कारण होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको ढूंढना है कि इनके रिलेशन में अगला क्या होगा, ठीक है। तो द कॉजेज एंड देयर इफेक्ट जो है इन द सेम सीरीज वन ऑर्डर, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। द कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स, अब ये प्लूरल में है तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर आपकी वर्ब आती है तो वो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होगा, और वर्ब आपकी ये है बिलोंग, ठीक है, तो ये बिलोंग में एस या ई एस भी नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को ले सकते हैं। तो आपका सीक्वेंस एस आ गया, फिर आपका आ गया आर, द कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स बिलोंग टू द इन द सेम सीरीज। अब द और इन, जो इन द अगेन ऐसा नहीं आ सकता, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो गया, क्या हुआ जाएगा, द कॉज एंड इफेक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स बिलोंग टू द वन ऑर्डर, दे स्टैंड इन द सेम सीरीज, ठीक है। जो प्रभाव और कारण होते हैं वो एक ही ऑर्डर के होते हैं क्योंकि वो एक ही सीरीज में स्टार्ट होते हैं। भाई ये प्रभाव है और इसका ये कारण है, तो आपको एक सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ऐसा था, ठीक है। तो ये एक सेम सीरीज में चलते हैं, एक ही ऑर्डर में रहते हैं, ये बेसिकली इसका मतलब है। तो इसका जो ऑप्शन सी एस आर क्यू और पी आ गया, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एस आर क्यू पी इसका सही आंसर होगा। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये सीरीज जो है पसंद आई होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि जब चीज़ बताते हैं तो पता नहीं कुछ और भी बताने का मन करता है, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगर आप कहेंगे तो, मतलब अगर आपको अच्छी सीरीज लग रही होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इतनी कोई खास वो है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ और वीडियोस बनाऊंगी, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसका तो अब पता नहीं, अब ये तो आप ही को सोचना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैंने मोटिवेशन वीडियो डाली थी, अगर आप वो देखना चाहते हो देख सकते हैं, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कैसे आपको करना है, वो तो करना ही पड़ेगा जो भी करना है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़िए, मेहनत कीजिए, और मैंने कहा ना किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि आप बिल्कुल किताबों में घुस गए, दुनिया से कट गए हैं। ये KVS का एग्ज़ाम बिना किताबी कीड़े भी
कीड़ा बने भी आप कर सकते हैं। ओके, तो बुक वॉर्म बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको स्मार्टली स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है प्लस स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग चलना है। फिलहाल वही पैटर्न फॉलो कीजिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सीरीज़ अच्छी लगी कि नहीं लगी।